नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और आज हम एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। इस खबर को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, कई गुड न्यूज़ आपको देंगे। पहली खबर यह है कि आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर 17वें चुने हुए उपराष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण कर ली। अब जो कई दिनों से कुर्सी खाली थी, उपराष्ट्रपति के सचिवालय का गेट बंद था, वो आज खुल गया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं पर एक गुड न्यूज़ मिली कि हम पिछले 52 दिन गुज़र जाने के बाद 53वें दिन अपने धनखड़ साहब का दर्शन कर लिया। उन्हें नमस्कार करते हैं और वो ऐसा नहीं है कहीं से भी कमज़ोर दिखे, वो पूरी तरीके से तस्वीर में आपको बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से। यहाँ 4 उपराष्ट्रपति के 3 रह चुके हैं, 1 मौजूदा, 4 बैठे हुए चेहरे आपके समक्ष। मैं सीधा आप संतोष पाठक जी के पास पहुंचूंगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या खबर है इस तस्वीर को लेकर? पहली टिप्पणी आपकी। शिव जी, आपको नमस्कार, तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी राहत की बात है, और जिस बात को हम कह रहे थे लगातार उस पर मुहर लग गई। जगदीप धनखड़ साहब स्वस्थ हैं। आप देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। लगातार उनमें और वेंकैया नायडू में बातचीत होती रही। और इसके साथ ही आप ये देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब जो कि यूपीए के कार्यकाल में थे, वेंकैया नायडू साहब जो एनडीए के कार्यकाल में थे, और जगदीप धनखड़ साहब। और यहाँ पे 2 लोगों के टूटे हुए सपने। वेंकैया नायडू साहब जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, वो मोदी जी को बार-बार फोन मिला रहे थे कि साहब आपने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनाऊंगा, तभी मैं सक्रिय राजनीति से दूर हुआ था। वेंकैया जी का फोन उठाया नहीं, आज तक उनको मलाल है। और धनखड़ साहब का पद कार्यकाल ही पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो स्वस्थ है, प्रसन्नचित्त है, मुस्कुरा रहे हैं। यानी उनको जो बीमारी थी वो पॉलिटिकल बीमारी है। और मैं दुआ करूंगा, हम अपने चैनल की तरफ से भी दुआ करेंगे कि जगदीप धनखड़ साहब स्वस्थ रहे, लंबी आयु रहे उनकी, और लगातार वो इसी तरह से मुस्कुराते हुए नजर आए। दुआ तो मैं ये भी कर रहा था कि अगर वो बोले अपने पुराने स्टाइल में तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उन्होंने कई लोगों के सपनों को तोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही हमारी खबर पर उन्होंने एक तरह से मोहर लगा दी। ये राष्ट्रपति भवन का वो हॉल है जहां आज उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। एक तरफ आप सीधे सीधे देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कैबिनेट में जो दूसरे नंबर पर आते हैं राजनाथ सिंह, वो मौजूद है। जो तीसरे नंबर पर कैबिनेट में आते हैं, हकीकत में तो वो सरकार और पार्टी दोनों चला रहे हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से वो तीसरे नंबर पर है। तो अमित शाह मौजूद है, उसके बाद जेपी नड्डा मौजूद है, उसके बाद तमाम मंत्री मौजूद है, पीछे मंत्री मौजूद है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आए, वो मौजूद है। और इस तरफ आप आएंगे तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब मौजूद हैं, हामिद अंसारी साहब मौजूद है, वेंकैया नायडू साहब मौजूद है। उनके बगल में जगदीप धनखड़ साहब अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और उनके बगल में जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूंगा कि वो फोटो भी अगर हमें दिखाई दे जाए, कि उस फोटो में भी वो हम दर्शकों को दिखा सके कि जो आरोप लगाया जा रहा था, जो बातें कही जा रही थी, ये देखिए। ये कहा जा रहा था ना कि बाबू को उन्होंने कहा था कि समर्थन वापस ले लो। मजाक किसने किया, किसने बिठाने का क्रम तय किया, मैं नहीं जानता। लेकिन आज उनके दिल को एक तरह से तड़पाने की कोशिश की गई कि उनके परिवार के बगल में उन्हीं चंद्रबाबू नायडू साहब को बिठा दिया गया, जिनको उन्होंने सलाह भिजवाई थी कि समर्थन वापस ले लो। तो ये भी एक तरह से तरसाने का, तड़पाने का अपना एक अलग आनंद होता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा शिव जी, अब इसको हटा देते हैं। मैं एक चीज कहूंगा सीधे सीधे कि स्वस्थ है, प्रसन्नचित है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो अभिवादन होता है शपथ ग्रहण के बाद परंपरा के तौर पर, तो वो अभिवादन हुआ है। कई सारी तस्वीरें हम एक एक करके इसमें दिखा रहे हैं, और इनके तकनीकी पहलू भी आपको बता रहे हैं कि उन तकनीकी पहलू के साथ क्या कुछ कैसे होता है। तो आज देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, 21 जुलाई के बाद 52 दिन बाद, यानी 53वें दिन, इस देश को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के दर्शन हो गए। इस तरह के कार्यक्रम कई मैंने कवर किए, तो मैं जानता हूं कि उनका अभिवादन जो है, उनका आमना सामना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ होगा, अमित शाह के साथ भी हुआ होगा, राजनाथ सिंह के साथ भी हुआ होगा। और मैं इन तीनों नामों को जो ले रहा हूं,
तो गौर कीजिएगा, इन तीनों नामों को जानबूझकर मैं ले रहा हूं। इन तीनों के साथ आमना सामना हुआ होगा, अभिवादन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नमस्कार का जवाब हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ये तो मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं था नहीं। लेकिन आमतौर पर इस तरह से परंपरा होती है, जो पूर्व होते हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री जो होते हैं वो नमस्कार करते हुए जाते हैं, तो आमना सामना हुआ होगा। लेकिन वो नमस्कार कितना हुआ होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग भी जगदीप धनखड़ साहब के बोले जाने की उम्मीद कर रहे हैं, उन सबका सपना टूट गया। चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो कुछ यूट्यूबर पत्रकार हो जो क्रांति करने का माध्यम बनाना चाहते हैं। और यहाँ फिर एक बार शिव जी मैं दर्शकों से कहूंगा, शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक, आप आते हो हमारे वीडियो कितने देखते हो आप? 50,000, 60,000, 1 लाख? क्यों? मजा नहीं आता इसमें। क्यों? क्योंकि हम डेली सरकार गिराते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डेली मोदी का इस्तीफा नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं बताते कि 50 सांसद अनरीचेबल हो गए। सच बताते हैं। आपको मजा नहीं आता तो हमारे वीडियो ही आप नहीं बढ़ाते। और जो पता नहीं क्या-क्या गप छोड़ते रहते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, उनके क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप लाखों रुपए दे देते हो। यहाँ हम लोग आपसे गुहार लगाते रहते हैं, मेंबर बन जाओ, मेंबर बन जाओ, आप मेंबर नहीं बन पाते हो। तो दर्शकों से कहूंगा, भैया मुफ्त की जो है ना चीजें लेना बंद कर दीजिए। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए अखबार मिलेगा आपको, तो क्या करेंगे? चैनल कहाँ से अपना पैसा रिकवर करें? हम लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन घर तो हमें भी चलाना है। 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं शिव जी। जी। लेकिन इसमें से मेंबर कितने हैं? हम यही कह रहे हैं, 1,000 लोग भी 89 रुपए महीने का खर्च है। 1,000 लोग भी बतौर मेंबर ज्वाइन कर ले, तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा, चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे मेरा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। 89 रुपए महीने में, उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। तो भैया आपसे फिर कहेंगे, अगर सच्ची खबर जानना चाहते हो, आगे बढ़ो, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन भी करो, 89 रुपए महीने का आता है। और मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो बाकायदा उस पर जो है यूपीआई कोड भी है, आप स्कैन करके सीधे भी हमें अब तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हो। ये मुफ्त की चीजें लेना बंद कर दो, मुफ्त में लोगे तो वही सरकार डेली गिरती रहेगी। डेली मोदी जी का इस्तीफा होता रहेगा। कोई आपको सच नहीं बताएगा। सच हम बता रहे हैं, हम पे यकीन करो। तथ्यों के आधार पे हम गलत है, हमारी गलती बताओ। लेकिन आप सब कुछ मुफ्त में ही चाहते हो, सब कुछ फ्री में ही चाहते हो, तो खैर क्या किया जाए। एक बड़ी बात आज हमें और भी करनी होगी शिव जी। अब तो इनका जो कार्यकाल है, सीपी राधाकृष्णन साहब का 2030 तक कार्यकाल रहेगा, 5 वर्ष का कार्यकाल है। 2029 में लोकसभा चुनाव के बाद तक ये उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। आगे इनका क्या होगा, कैसे होगा, नहीं कह सकते। लेकिन एक बात हमें राहुल गांधी से भी करनी चाहिए आज। भाई जयराम रमेश हो, केसी वेणुगोपाल हो, 2-4 और बड़े गजब-गजब टाइप के पत्रकार हो, जो आपको सपने दिखाते रहते हैं, मोदी साहब अब गए, मोदी साहब तब गए। ऐसे सरकारें नहीं गिरती, ऐसे विरोध नहीं होता। आपको मोदी साहब की पोल खोलने के लिए जगदीप धनखड़ के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा। जिनकी आप आलोचना करते थे, उनका इस्तीफा देते ही जयराम रमेश कूद जाते उनको सपोर्ट करने के लिए। आज फ्लॉप हो गए ना। धनखड़ साहब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके तो कांग्रेस की लड़ाई क्या लड़ेंगे? लेकिन जयराम रमेश कूद जाते हैं उनका साथ देने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे डांटते हैं, उसके बावजूद भी साथ देते हुए नजर आते हैं। और राहुल गांधी ने अपनी टीम के इर्द-गिर्द जो वामपंथी विचारधारा के लोग रखे हुए हैं ना, सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूमने वाले, उनसे भी उनको छुटकारा पाना होगा। इस देश का मिजाज जो है वो सनातनी मिजाज है। हिंदुत्व मिजाज, हिंदुत्व बीजेपी वाला नहीं, संघ वाला नहीं शिव जी, सनातनी मिजाज है। इस मिजाज को राहुल गांधी को समझना होगा कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता का बंपर सपोर्ट उनको कैसे मिला था। बिहार में सीतामढ़ी गए, हमारी जानकी मैया के मंदिर गए, दर्शन किए। दक्षिण बिहार में गए, सूर्य मंदिर गए, दर्शन किए। यही तो होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हिंदू नेता है मंदिर जाए, मुस्लिम नेता है मस्जिद जाए, सिख नेता है गुरुद्वारे जाए, ईसाई नेता है चर्च जाए, और सभी अपने अपने धर्म स्थल की शुचिता, अपने अपने धार्मिक आस्थाओं का सम्मान बनाए रखे, दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करे। इसमें थोड़ी है कि नीतीश कुमार टोपी पहन के घूम जाएंगे। इस बार तो खैर उन्होंने मना कर दिया था टोपी पहनने से। उससे कोई सेकुलर राजनीति नहीं होती। राजनीति वही है कि जिसका जो मिजाज है, जिसका जो काम है, जिसका जो धर्म है, अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए दूसरे धर्म की परंपराओं का सम्मान करे। लेकिन जो इनके इर्द-गिर्द जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो सेकुलरिज्म के नाम पर इनको गलत रास्ते पर ढकेल देते हैं। और वामपंथ की विचारधारा 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ खत्म हो गई थी। और अगर किसी और को देखना है कि वामपंथ ने क्या नुकसान किया, कम्युनिज्म ने क्या नुकसान किया, तो पश्चिम बंगाल में चले जाए, कोलकाता के इंडस्ट्रियल इलाके में।
उस पे भी समझ ना आए तो वहां से साहिबाबाद चले जाए। साहिबाबाद में जितनी फैक्ट्रियां उठ के आई थी उस जमाने में शिवजी, वो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल इलाकों से उठ के आई थी, और यहां भी लेफ्ट पार्टियों ने उनको बर्बाद किया है। तो आपको राजनीति में आकर देश के मिजाज को समझना, अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखना होगा जो देश का मिजाज समझते। पूजा करना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? मैं अगर मंदिर में जाता हूं, मैं महादेव की पूजा करता हूं, तो मैं सनातनी हूं, हिंदुत्व। लेकिन आप धर्म को जोड़ दोगे, नहीं नहीं हम वो करेंगे। अब अखिलेश यादव उतर रहे हैं ना, किसको पता था कि उनकी पत्नी नवरात्रि के व्रत रखती है? क्यों? क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था कि उनकी इर्द गिर्द के लोग डरा देते थे कि भैया अगर ये तस्वीर आ जाएगी तो आपको मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। क्या मुसलमान हिंदू नेताओं को ये कहते हैं कि आप अपना धर्म का सम्मान ना करो? कोई नहीं मुलायम कहता। सिंह यादव को मुसलमान बहुत मानते थे, जबकि मुलायम सिंह यादव खुलकर सब लोग जानते थे कि वो बजरंगबली की पूजा करते हैं। जो उनके गांव में उनसे मिलने जाते थे वो सब जानते थे कि कितने बड़े बजरंगबली के भक्त है मुलायम सिंह। तो अपनी आस्था का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश की विचारधारा के साथ खड़े होइए, और आपके इर्द गिर्द जो एक मुखिया का एक इलेक्शन, एक पार्षद का इलेक्शन तक नहीं जीत सकते, वो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको समझाते रहते हैं कि बस मोदी जी विदा हो जाएंगे और आप ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। भगवान के लिए ऐसे लोगों को पहले बाहर का दरवाजा दिखा दीजिए कि भाई जाओ तुम, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क पे उतरिए, नहीं, जनता के साथ कनेक्ट कीजिए। दो चीजें फंस अब गई हैं। एक ग्रुप का काम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करना, और एक ग्रुप का काम है नरेंद्र मोदी की सत्ता गिराना। दो बातों में पूरा देश फंसा हुआ है और इससे निकल नहीं पा रहा है। आप जैसे ही किसी भाजपाई अंधभक्त के पास बैठो, वो अंधभक्त गिनाने लगता है जवाहरलाल नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने वो किया, जवाहरलाल नेहरू ने उसको जेल में रखा, वहां माफी मांगी, यहाँ माफी है। इधर आओ दूसरे वर्ग में, तो वो कहते हैं बस नरेंद्र मोदी का अब क्या है, बाबू से बात हो गई, नीतीश तो नाराज ही है, टिकटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा है। ये लगता है कि जिस टिकट बंटवारे की बैठक हो रही थी उसमें आप ही मीडिएटर थे। ये लगता है कि मोदी और नायडू के बीच की बैठक हो रही थी तो आप बीच वाली चेयर पर बैठे थे, दोनों को रोक रहे थे, भाई लड़ मत जाओ, अरे समर्थन वापस अभी मान लो, हम रुकवा ही दे रहे हैं थोड़ी दिन के लिए। ये जैसे ट्रंप ने कह दिया कि ये युद्ध हमने रुकवा दिया, तो लगता था यही रुकवा के आए हैं कि अभी समर्थन वापस मत लेना। भैया सब ठीक है, कुछ सिचुएशन होती हैं जैसे यूपी में आ रही हैं। यूपी में जो सिचुएशन आ रही है उसके कई कारण हैं। जैसे यूपी में योगी सरकार पर कई उनके मंत्री विधायक आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई मंत्री और सांसद आरोप नहीं लगाया है। योगी पर आज भी एक विधायक ने वहां के डीएम पर चढ़ बैठे कि आप हमारे घर पर बुलडोजर चला के दिखाओ। कल आपने देखा कि दिशा की बैठक में दिनेश सिंह और राहुल गांधी भिड़ गए, किशोरी लाल जी भी भिड़ गए। परसों आपने देखा कि यूपी की कैबिनेट मंत्री जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, उनके साथ आए एक विधायक को एक थानेदार ने गाली गलौज की। कल आपने दिन भर देखा लफड़ा पड़ा रहा गाजीपुर में, एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शाम को पुलिस ने 12 कर्मचारियों को लाइन हाजिर और सस्पेंड किया। अगर कोई गलती नहीं होती तो 12 को आप क्यों सस्पेंड कर दोगे, क्यों लाइन हाजिर कर दोगे? कहीं ना कहीं कुछ थी गड़बड़ी। वो बात अलग है गड़बड़ी किस स्तर तक थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो यूपी की खबर में और केंद्र की खबर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यूपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर है, लेकिन उनके अंदर आग सुलग रही है। तो मुख्यमंत्री बदला जा सकता, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बोलता है, नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई सांसद नहीं बोलता, बीजेपी का, एनडीए का नहीं बोलता है। दोनों में अंतर है। सरकार जनता के मध्य विपक्ष कैसे जाए ये हम लोगों को तय करना है। विपक्ष जनता के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे कैसे गर्व करे ये हमको तय करना है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मैन भूमिका है। ये हिंदू मुसलमान की मैन भूमिका नहीं है। ये शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है देश के करोड़ों लोगों का रोजगार, देश के करोड़ों लोगों के हेल्थ, देश के करोड़ों किसानों की जीवन दायनी जमीन। मोदी जी ने आय दुगनी की बात की, कितनी जगह बात होती है? अरे पूछिए सवाल। 2 करोड़ रोजगार का जिक्र किया, पूछिए सवाल। 11 वर्ष हो गए, 12वें वर्ष में घुस चुके हैं। अब तक लगभग 23 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। कहां है वो संख्या? सरकार अपने आप गिर जाएगी, गिराने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। लेकिन हम सच को नहीं परोसे, हम बताते हैं कि ट्रंप ने
सरकार की तौहीन कर दी। अब हमें ट्रंप की भी नहीं पता है कितनी कह दी है, हम ट्रंप के वीडियो रोज देख लेते हैं। ट्रंप और मोदी विवाद में हमारा भारत की साख, अमेरिका की साख दोनों को बचाते हुए हमें खबर करनी है। चीन और भारत की दोस्ती में हमें चीन और मैं देख रहा था कल तक जो पत्रकार चीन को गालियां देते थे, वो कहते हैं अब त्रिमूर्ति बनेगी, अब त्रिशंकु बनेगा, त्रिभुज आकार ले रहा है। कल तक चतुर्भुज बन रहा था अमेरिका और उसका। तो ये सब चीजें भी बड़ी खतरनाक है कि जिधर सरकार चली जाए हम उधर ही लुढ़क जाएंगे। भैया जनता के सवाल कब करोगे? 20 लाख शिक्षक नौकरी से बेदखल होने जा रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने आदेश कर दिया है। सरकार ने निरे सर्वोच्च अदालत के आदेश विधेयक ला के खत्म किए। इस पर क्यों नहीं ला रही विधेयक? अरे 20 लाख लोगों को नौकरी नहीं रहेगी, उन्हें बर्खास्त करना पड़ जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग से पूरे देश में। क्या होगा? तहलका मच जाएगा। कंपोजिट विद्यालय की जगह कंपोजिट शराब की दुकानें खुल गई उत्तर प्रदेश में। वहीं बियर मिलेगी, वहीं कच्ची मिलेगी, वहीं इंग्लिश मिलेगी। किस ओर चल पड़े हैं हम? क्या देंगे जनता? और शिव जी, इस शराब ने तो कई कई नेताओं का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर भी नेताओं का शराब का मुंह छूटता नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड में भी एक नेता रहे हैं, कई अन्य राज्यों में भी नेताओं का करियर खराब हो गया है। लेकिन एक बार मैं जरा मुद्दे की तरफ दर्शकों को ले जाता हूँ, थोड़ा सा तकनीकी पहलू से बता देता हूँ कि सीपी राधाकृष्णन साहब ने आज शपथ ग्रहण किया उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में। कल उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, कल ही राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद वो राज्यसभा पहुंचे। संसद भवन परिसर में जो उनका कार्यालय है, और लंबे दिनों बाद यानी 22 जुलाई को जो ताला लगाया गया था, वो ताला उनका खुल गया है। और बहुत जल्द वो उपराष्ट्रपति आवास में भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई दिन पहले ही उपराष्ट्रपति का जो आधिकारिक आवास है वो खाली कर चले गए हैं। और ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब को शपथ दिलवा रही हैं। तो ये शपथ ग्रहण समारोह है, और इसके बाद वो बाकायदा अपने कार्यालय पहुंचे, उनका ताला खोला गया, उस कार्यालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली। ये भी एक परंपरा होती है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो तीनों इस देश के जो 3 मुख्य स्तंभ है, वो तीनों आपको नजर आ रहे होंगे। बीच में राष्ट्रपति महोदय जो कि संवैधानिक दृष्टि से नंबर 1 सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनके एक तरफ उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक दृष्टि से दूसरे सर्वोच्च पद पर है, वो सीपी राधाकृष्णन साहब है, और उनके एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो कार्यपालिका के वास्तविक मुखिया माने जाते हैं, यानी इस देश की सरकार के वास्तविक मुखिया माने जाते हैं। और इससे पहले कि आपको दक्षिण भारत की गुट्टी पिलाई जाए, इससे पहले कि आपको तमिलनाडु की गुट्टी पिलाई जाए, जरा मैं बता देता हूं कि सीपी राधाकृष्णन साहब, ये अभिवादन है जब ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब ये निकल रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब, तो बाकायदा ये एक जगह जाते हैं, वहां पे बाद में प्रधानमंत्री भी जाते हैं। और जो फोटो जो इससे पहले हम दिखा रहे थे उन तीनों की, वो उस हॉल की फोटो थी शपथ ग्रहण के बाद जहां ये लोग जाते हैं। तो इससे पहले मैंने कहा जो तमिलनाडु वाली बात बता दूं, उससे पहले बता देता हूं कि ये तीसरे व्यक्ति हैं तमिलनाडु से जो देश के उपराष्ट्रपति बने। होते हैं ना फायदा उठाने के लिए कि भाई इनको उपराष्ट्रपति बना दिया तो तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। अरे उनको मैं बता दूं कि इससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि तमिलनाडु से आते थे। रामास्वामी वेंकटरमन भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो तमिलनाडु से आते थे। तीसरे व्यक्ति है सीपी राधाकृष्णन साहब तमिलनाडु के, जो कि देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। और अगर कोई दक्षिण भारत की गुट्टी पिलाए तो ये तमिलनाडु के 3 तो है ही दक्षिण भारत में। इससे पहले आंध्र प्रदेश से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश से ही वेंकैया नायडू साहब भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये जो राजनीतिक गुट्टी आपको पिलाई जाती है, तमिलनाडु में फायदा होगा, दक्षिण भारत में फायदा होगा, तो आपको बता दिया कि कोई ये पहले व्यक्ति नहीं है जो तमिलनाडु से देश के उपराष्ट्रपति बने हो। लेकिन अब इससे आगे सोचिए, इससे आगे क्या होगा? शीतकालीन सत्र शुरू होगा, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, और जगदीप धनखड़ साहब ने जो मापदंड स्थापित कर दिए, मैंने पहले कहा था कि जगदीप धनखड़ साहब ने आने वाले उपराष्ट्रपतियों के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी। हामिद अंसारी साहब जो मापदंड स्थापित करके गए थे, जब हमें सच का आईना दिखाना है तो सबको दिखाना चाहिए। एक राज्य के विभाजन का प्रस्ताव राज्यसभा के दरवाजे बंद करके पास करवाए गए थे, और हामिद अंसारी जो पैरामीटर सेट करके गए थे, वेंकैया नायडू उससे जूझते रहे, वो बीजेपी आलाकमान को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। और नतीजा ये हुआ कि जिस आलाकमान ने उनसे वादा किया था राष्ट्रपति बनाने का, जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, राष्ट्रपति चुनाव की बेला आ गई थी, उनका फोन उठाना बंद कर दिया था बीजेपी आला नेता ने। अब धनखड़ साहब ने जो पैरामीटर सेट कर दिया है, सीपी राधाकृष्णन साहब कैसे मैच करते देखना होगा कि आपको सरकार की आकांक्षा पूरी करनी है, सरकार के एजेंडे को लागू करना है, और राज्यसभा के सभापति को सरकार के एजेंडे के साथ मोटे तौर पर रहना पड़ता है, क्योंकि सदन सरकार के कामकाज के लिए।
लेकिन 40% जो हिस्सा है विपक्ष को मुद्दे उठाने के लिए भी मिलते हैं। धनखड़ साहब वन साइडेड हो गए थे, इसलिए वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। सीपी राधाकृष्णन साहब का बैलेंस बना पाते? 60% सरकार के साथ, 40% विपक्ष के साथ, क्या वो इस तरह का कोई बैलेंस बना पाते हैं? तलवार के धार पर चलने के बराबर होगा, क्योंकि बीजेपी आलाकमान को संतुष्ट करेंगे तभी 2030 में राष्ट्रपति बनने की संभावना मजबूत होगी, नहीं तो उनको भी विदा होकर वापस अपने घर जाना पड़ेगा। तो इसमें कई तरह के किंतु परंतु और कई तरह की आशंकाएं इसमें लगी हुई। ये जगदीप धनखड़ का प्रकरण जो है वो बीजेपी के लिए भी सबक है कि किसने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, जबकि वो भाजपा की मूल विचारधारा के नहीं थे। ये सवाल उठना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि किसने जगदीप धनखड़ साहब की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की। और ये सबक विपक्ष के लिए भी सबक है कि राहुल गांधी को यह सवाल पूछना चाहिए कि किसके कहने पे जगदीप धनखड़ के समर्थन पे खड़े हुए थे, किसके कहने पर जगदीप धनखड़ के कंधे पर बंदूक डालकर चला रहे थे। जो व्यक्ति खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो हमारी लड़ाई क्या लड़े? ये सवाल राहुल गांधी को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि जिन तथाकथित बड़े यूट्यूबरों को वो प्रश्रय दे रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिन तथाकथित बड़े यूट्यूबरों को वो प्रश्रय दे रहे हैं, हर तरह की मदद कर रहे हैं, वो यूट्यूबर उनको सपनों की दुनिया में तो नहीं टहला रहे हैं, सपनों की दुनिया में तो नहीं बहला रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो जनता जिताएगी ना। नहीं हम हमारा और आपका काम क्या है शिव जी? सच बताना दर्शकों को। हम सरकार नहीं गिरा सकते, हम सरकार कैसे संतोष जी, गिराएंगे? संतोष जी, दो वर्ग हैं, दो तरफ बट गए हैं। एक लोगों का राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया कि वो जवाहरलाल नेहरू के विरोध में काम करते हैं, एक लोगों का जन्म हो गया कि वो नरेंद्र मोदी के विरोध में काम करते हैं। दोनों ग्रुपों को जनहित के मुद्दों से, जन सरोकार की बातों से कोई लेना देना नहीं। उनकी उसी से दोनों की रोजी रोटी चल रही है, जबकि जनता में त्राहिमाम मची हुई है। आप गांव-गांव रोज खबर सुन लीजिए कि गांव में चोर आ रहे हैं, गांव में डकैतियां पड़ रही हैं, गांव में लूट हो रही हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से आज बताए जा रहा हूं कि राशन आज बंद कर दे सरकार तो नेपाल होने में 15 दिन नहीं लगेंगे, बांग्लादेश होने में 15 दिन नहीं लगेंगे। राशन के जरिए लोगों का चूल्हा चल रहा है। राशन बंद किया उसी दिन बवाल आ जाएगा इस देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हमने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए हैं, जबकि सच ये है कि कोई नहीं निकला है। निकला होता तो 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड नहीं होते। 4 यही करोड़ लोग। शिव जी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। भारत का जो मिजाज है, लोकतांत्रिक मिजाज है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि भारत एक अलग तरह का देश है, हमारे यहाँ संविधान मजबूत है। वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी राष्ट्रपति भवन नजर आए थे। हम भारत की सड़कों पर इस तरह के दृश्य की कल्पना नहीं करना चाहते। हम भारत के सड़कों पर हम नेपाल की तरह का माहौल और बांग्लादेश की तरह के माहौल की कल्पना नहीं करना चाहते। भारत आजाद हुआ, आजादी के साथ जो मताधिकार हमने स्वीकार किया कि एक निश्चित आयु के बाद सबको वोट देने का अधिकार, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के। उस समय भी कई लोग थे जो कह रहे थे कि सबको वोटिंग का अधिकार मत दो। उस समय भी कई लोग थे जो कह रहे थे कि मुसलमानों को निकाल के बाहर करो। लेकिन इस देश ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद साहब, इन सब के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्षता का एक ताना बाना चुना, समाजवाद का एक ताना बाना बुना, जन कल्याणकारी राज्य का एक ताना बाना बुना, और हमारे देश में संवैधानिक तरीकों से सत्ता में परिवर्तन होता रहा है। इंदिरा गांधी जैसी नेता को भी हार कर बाहर होना पड़ा है, और फिर जनता मान गई तो वापस उनको सत्ता में लेके आई। मैं नेताओं से हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप मत भूलिए कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और आप जरा सोचिए कि कितने लोगों को आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे पा रहे हैं। सोचिए। और ये किसी एक राजनीतिक दल से मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, इस देश के तमाम राजनीतिक दल को बैठना चाहिए कि भैया प्राइवेट स्कूलों की लूट क्यों, प्राइवेट अस्पतालों की लूट क्यों, नौकरियां क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं, इनकम टैक्स इतना ज्यादा क्यों, टैक्स इतना ज्यादा क्यों, जीएसटी इतना ज्यादा क्यों, नेताओं के बच्चे बड़े बड़े हवाई जहाजों में क्यों घूमते हैं, नेताओं के बच्चों के पास इतना पैसा कहां आ रहा है, नेताओं के बच्चों का बिजनेस एकदम से इतनी तेजी से कैसे बढ़ जा रहा है, या फिर कैसे धन्ना सेठ है जो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। एक एक बिल्डर को, आखिर बिल्डरों में क्या खासियत होती है कि उनको आप सांसद बना देते हैं? क्या खासियत होती है धन्ना सेठों में कि उनको विधायक, एमएलसी बना दिया जाता है? कार्यकर्ता कहाँ है? लड़ने मरने वाले कार्यकर्ता कहाँ है? युवा लोग कहाँ हैं?
युवा वर्ग कहाँ है, स्कूल कॉलेजों की हालत क्या है, इन तमाम चीजों पर हमारे नेताओं को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश रहा है और भारत पूरे दक्षिण एशिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां इतने सालों बाद भी हम लोकतंत्र को बचा कर रख पाए हैं। तो ये हमारी आबादी, हमारी जनता, हमारे युवाओं के बल पर है और अब हमें सबक लेकर इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया को हमेशा रास्ता दिखाने वाला देश रहा है। हम रूस से भी शांति की बात करते हैं, हम यूक्रेन से भी शांति की बात करते हैं, हम नेपाल में भी शांति स्थापित करने की बात करते हैं, हम बांग्लादेश में भी शांति स्थापित करने की बात करते हैं। इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो शिव जी, जो संकट में फंसा हुआ हो और भारत उसकी मदद के लिए खड़ा ना हुआ हो, भारत उसकी मदद के लिए तैयार ना हुआ हो। पाकिस्तान जैसे देश में भी जब बाढ़ की संभावना हुई तो प्रोटोकॉल नहीं था, प्रोटोकॉल के तहत हमें सूचना नहीं देनी थी, तो फिर हमने गैर प्रोटोकॉल, गैर तरीका अपनाकर लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान को संदेशा भिजवाया कि भैया बाढ़ आने वाली है, तुम्हारी तरफ पानी जाने वाला है, तैयारी कर लो। हम दुश्मन के साथ भी संवेदनाएं रखते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस देश के नेताओं को याद करना चाहिए कि भारत एक पूंजीवादी देश नहीं है। आप मेट्रो के किराए बढ़ाते जा रहे हो, मेट्रो का क्या कंसेप्ट था? मैं बताता हूँ मेट्रो का क्या कंसेप्ट था, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मेट्रो का कंसेप्ट ये था कि सड़क से वाहनों को कम करना। अब मेट्रो का किराया बढ़ा देंगे तो सड़क से वाहन कम हो जाएंगे क्या? और ज्यादा वाहन आएंगे। आप पेट्रोल में एथेनॉल की बात करते हो, बड़े-बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। आप 7-8% पे जो व्हीकल लोन दे रहे हो, ट्रैक्टर का लोन किसानों को 16-18% पे दे रहे हो। ये गाड़ियों का जमावड़ा क्यों लगा रहे हो? क्यों आप गाड़ियों की लॉबी के दबाव में आकर 10 साल बाद, 15 साल बाद गाड़ियां बदलने को कहते हो? किसकी गाड़ी 10 साल, 15 साल में खराब हो जाती है? क्या उम्र के हिसाब से गाड़ियां बदली जाएंगी? इसलिए बदली जाएंगी क्योंकि आप गाड़ियों के मालिकों की कंपनियों के दबाव में आके पॉलिसी बदल देते हो। ये नेताओं को सोचना होगा कि पॉलिसी जनता के दबाव में बननी चाहिए कि पॉलिसी उद्योगपतियों के दबाव में बननी चाहिए। ये जनता को सोचना होगा कि बैंक जो है ये इन धन्ना सेठों को बिना गारंटी के कैसे लोन दे देते हैं। इस देश के कितने बिजनेसमैनों को लोन दिया है, कितना लोन दिया है। आज अडानी अडानी को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है सिर्फ। वो तो चलिए नीरव मोदी, विजय माल्या चले गए, अडानी साहब जिस दिन इस तरह से चले जाएंगे, इस देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम ढह जाएगा। हालत ये होगी कि हम अपने ही अकाउंट से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल आप ये ठीक सब कह रहे आपको हैं। सोचना पड़ेगा, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इस देश का मिजाज देखो, मैं आपको बताता हूँ, अन्ना आंदोलन जब चल रहा था, जब अन्ना को आंदोलन करना था, उनको उनके मयूर विहार वाले फ्लैट से, प्रशांत भूषण का फ्लैट था, मैं भी वहां 3 दिन था, सुबह-सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल ले गए। उनको रामलीला मैदान दे नहीं रहे थे। पहले कहा गया शहीद पार्क ले लो, ये जगह ले लो, वो जगह ले लो। फाइनली 3 दिन बाद रिहा करना पड़ा। जिस दिन वो रिहा हुए तिहाड़ जेल से, शिव जी, मैं दर्शकों को नजारा बता दूं, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। लेकिन तिहाड़ जेल से लेके इंडिया गेट तक लाखों लोग थे, इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान तक लाखों लोग थे, इंडिया गेट से कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, पूरा का पूरा सड़क लोगों से भरा हुआ था। सरकार की हिम्मत नहीं हुई युवाओं पर एक्शन करने की। क्यों? क्योंकि इस देश की सरकारों को पता है युवाओं को भड़काना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में युवाओं पर गोलियां चलाई गई तब भड़के वो, नेपाल में गोलियां चलाई गई तब भड़के वो। हमारे देश के युवा शांत हैं, शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, ये युवाओं पर लाठियां बरसाना बंद कीजिए। चाहे वो नौकरी मांगने आते हैं, चाहे वो अपने मुद्दों को उठाने आते हैं, अपने पुलिस वालों को सीधा सीधा कहिए कि लाठियों को बैरक में रख दे। लाठियां युवाओं पे बरसाने के लिए नहीं है। ये देश एक शांति प्रिय देश है और हमारे देश को हमेशा शांति प्रिय देश ही बने रहना चाहिए। समझे? चलिए संतोष जी, बड़ी गहन आपने इस वीडियो में जानकारी दी है। इस वीडियो को लोग आगे बढ़ाएं और शेयर करें। ये केवल राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण या धनखड़ के मिलने की खबर नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलती हैं। हम लोग बेबाक टिप्पणी, बेबाक राय रखते हैं। हम किसी के समर्थक ना हैं, ना रहेंगे, ना बनकर काम करते हैं। हम आम जनहित के मुद्दे, आम जनहित की बात करते हैं। और इसी के साथ आपसे ये अपील और गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। आगे वाले करें न करें, आप अपनी जिम्मेदारी से विरत रहिए, जैसे हमने अपनी जिम्मेदारी आप तक पहुंचा दी कि सच ये है और सच्चाई लाने के लिए आप लोगों को हमारे समर्थन, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम लगातार आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, नहीं मिलता तो इतना बड़ा परिवार नहीं बनता। इस परिवार को और आगे ले जाना है, लेकिन इस परिवार के साथ कुछ आर्थिक मदद भी करते रहिए। और इसी के साथ फिलहाल संतोष जी का सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों का आभार।